दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरसी स्टडी हब पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है समास। संधि की क्लास हमारी खत्म हुई। हमने संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा। अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा, समास। तो आइए जानते हैं कि समास किसे कहते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप संक्षेप का अर्थ क्या होता है, मतलब संक्षेप का अर्थ होता है कम करना। संक्षेप का अर्थ क्या होता है, कम करना। अर्थात जैसे कि कोई शब्द है, हमारा समास की परिभाषा हमारी क्या है। हम समास की परिभाषा लिखेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना नया सार्थक शब्द। नया सार्थक शब्द समास कहलाता है। समास कहलाता है। तो जैसे हमने संधि में पढ़ा था कि दो वर्णों के योग से हमारी संधि होती थी, तो उसी तरह दो शब्दों के योग से यहाँ समास बनता है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा कि दो शब्दों के योग से बना हमारा नया सार्थक शब्द समास कहलाता है। सार्थक शब्द मतलब दो शब्द ऐसे हों जिनसे हमारा जो नया शब्द बने उसका कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी दो शब्द ले लिया और उसे हमने समास बना दिया। जब तक उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा तब तक हम उसे समास नहीं कह सकते। जैसे अगर हमने लिखा देशभक्ति, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारे दो शब्द हैं, देश और भक्ति। यहाँ हमारे दो शब्द हैं, दो शब्दों के योग से ये बना हुआ है। तो इसका एक अर्थ है कि इसका पहले शब्द का अर्थ है देश और दूसरा भक्ति। तो ऐसा ही कोई शब्द होना चाहिए जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। तो हमने यहाँ लिखा कि समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, मतलब कम करना। इसका कहने का मतलब ये है कि समास ऐसा शब्द होता है कि जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर सके। जैसे अगर हमने उदाहरण दिया कि अगर हमने लिखा कि 9 रत्नों का समूह, हमने लिखा 9 रत्नों का समूह, तो ये हमारे कई शब्द हो गए। और जब हम इनको जोड़ के एक शब्द लिखेंगे, 9 रत्नों के समूह को जब हम संक्षेप करके लिखेंगे तो हम लिख देंगे 9 रत्न। क्या हो जाएगा, 9 रत्न। 9 रत्न का अर्थ क्या है, 9 रत्नों का समूह मतलब 9 रत्न। तो ये हमारा क्या है, ये दो या दो से अधिक शब्द है और ये हमारा समास है। तो यही है समास का अर्थ की संक्षेप करना, कम करना, कम शब्द में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत करना। जब हमने 9 रत्न लिख दिया तो ये हमारा कम शब्द में आ गया ना, संक्षेप रूप में, और ये हमारा क्या है, विस्तृत रूप है। तो ये होता है समास। अब आप समास के बारे में समझ गए होंगे। तो हम देखते हैं कि जो समास है इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, कम करना, कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रस्तुत करना। अच्छा, समास में आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर हमने समास में लिखा है कि देशभक्ति, हमने लिखा देशभक्ति, तो समास में क्या होते हैं, दो शब्द होते हैं। तो देश हमारा पहला शब्द है और भक्ति हमारा दूसरा शब्द है। तो हम देश को क्या लिखेंगे, पहला शब्द। तो हम पहला शब्द ना लिख के पहला पद भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे पहला पद और भक्ति होगा हमारा दूसरा पद। तो ये हमारा देश पहला पद है, भक्ति हमारा दूसरा पद है। और पहला पद को हम पूर्व पद भी लिख सकते हैं, पूर्व पद। हम पहला पद को पूर्व पद भी कह सकते हैं और दूसरा पद को हम उत्तर पद भी कह सकते हैं, उत्तर पद। तो कहीं कहीं इस तरह से भी पूछेगा जब आप समास में आगे पढ़ेंगे।
तो उसमें कहीं कहीं पूछेगा कि पहला शब्द क्या है, दूसरा शब्द प्रधान है या पहला शब्द प्रधान है, या फिर पूछ सकता है कि पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है। तो आपको ये पद याद रखने हैं कि चाहे पहला पद पूछे या पूर्व पद एक ही होता है, अगर दूसरा पद पूछे या उत्तर पद पूछे तो इसका मतलब भी एक ही होता है। अच्छा, ये जो देशभक्ति है ये हमारा समास है। अगर हम इसका विग्रह करें तो होगा देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो जैसे हमने संधि पढ़ा था कि दो वर्णों के योग से संधि बनती है, और जब हम उन वर्णों को अलग अलग करते हैं तो वो क्या होता था, संधि विच्छेद हो जाता था। उसी तरह ये समास है, जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं तो वो समास बन जाता है, और जब हम उनको अलग अलग कर देते हैं, उनका हम अर्थ अलग रूप से व्याख्यायित कर देते हैं, तब क्या हो जाता है, समास विग्रह हो जाता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये क्या है, समास विग्रह। जैसे संधि विच्छेद होता था वैसे ही समास विग्रह होता है। तो आपको इतना सब आपको याद रखना है कि पहला पद या पूर्व पद, दूसरा पद या उत्तर पद, और ये है समास, और ये हमारा समास विग्रह। तो अब आइए जानते हैं कि समास की हमने परिभाषा आपको बताई। अब हम देखेंगे कि समास के भेद के बारे में, कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अब जैसे हमने लिखा अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, ऐसे ऐसे हमारे करके 6 हैं। हम उनको एक एक करके लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समास के भेद, हम यहाँ लिखेंगे समास के भेद, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। दूसरा होगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा होगा हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चौथा हमारा होगा द्विगु समास, द्विगु समास। पांचवा हमारा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और छठा क्या है, बहुव्रीहि समास। तो हम यहाँ लिखेंगे बहुव्रीहि समास। तो 6 तरह के हमारे समास होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो अब हम इनको एक एक करके समझेंगे कि अव्ययीभाव समास क्या होते हैं, तत्पुरुष समास क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। अव्ययीभाव समास, तो अव्ययीभाव समास का कौन सा पद, हमने आपको पद के बारे में बताया, पहला पद, दूसरा पद। तो अब हम उसी को समझेंगे। तो जो हमारा अव्ययीभाव समास होता है, इसमें हमारा पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौड़ होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अव्ययीभाव समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, पहला पद, या हम इसे क्या और कह सकते हैं, पूर्व पद। पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौड़ होता है। तो जैसे अगर अव्ययीभाव समास में आपको 2 चीजों को याद रखना है, इसका पहला पद प्रधान होता है, ये तो आपको याद रखना है, और अव्ययीभाव समास का पहला पद एक उपसर्ग भी हो सकता है। क्या हो सकता है, उपसर्ग। हम यहाँ लिख सकते हैं पहला पद प्रधान होता है और फिर ये उपसर्ग भी हो सकता है, उपसर्ग भी हो सकता है। पहला पद प्रधान हो सकता है और पहला जो है पद उपसर्ग भी हो सकता है। तो पहला पद अव्यय भी हो सकता है, पहला पद उपसर्ग भी हो सकता है, और इसमें पहला पद प्रधान भी होता है।
तो हम इसका जैसे कि अगर हम इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने लिखा यथार्थ, हमने लिखा यथार्थ, तो इसमें हमारा पहला पद क्या है? या है। तो ये हमारा प्रधान होता है और इधर का हमारा गौड़ होता है, और ये हमारा क्या है? एक अव्यय, ये एक अव्यय है। पहला शब्द अव्यय हो सकता है या फिर उपसर्ग हो सकता है, तो ये हमारा अव्यय है। और अगर हम जैसे कोई दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे अगर हमने लिखा कि आजन्म, हमने लिखा आजन्म, तो जब हमने लिखा आजन्म, तो इसमें देखिए हमारा पहला पद प्रधान होता है, तो ये बड़ा आ क्या है? हमारा एक उपसर्ग है। तो अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, ये आप देख रहे हैं, और पहला पद यहाँ लिखेंगे अव्यय भी हो सकता है, अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है। आपको इन चीजों को याद रखना है। पहला पद प्रधान तो होता ही है, ये उपसर्ग भी हो सकता है, कोई अव्यय भी हो सकता है, जैसे आप इसमें देखते हैं, इसमें और इसमें। ये क्या है? आजन्म हमारा लिखा है ना, तो आजन्म का अर्थ क्या होता है कि जन्म पर्यंत, जन्म के बाद की, तो जन्म पर्यंत, तो आ हमारा क्या है? एक उपसर्ग है। तो हमने देखा कि अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और ये उपसर्ग भी हो सकता है, अव्यय भी हो सकता है। अब हम दूसरे के जो हमारा दूसरा है तत्पुरुष समास, उसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपने हमारे चैनल को अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप उसे लाइक करें, और अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।